Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Aksa Said and I hope that all of you are well. And today I am here to give you the lecture about speech and thought presentation. Speech and thought presentation is basically very important topic in stylistics. All of you know about what is stylistics and now I am here to give you the lecture about speech and thought presentation. First of all, in speech and thought presentation, we will discuss about direct and indirect speech. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि स्पीच जो है वो क्या है और उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, स्पीच का तो आपको पता है कि जो वर्ड्स होते हैं जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारी क्या होती है, स्पीच भी होती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये दो टाइप्स की स्पीच होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। द मोस्ट एलिमेंट्री कंसेप्ट्स इन स्पीच एंड थॉट प्रेजेंटेशन आर दोज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ऑल्दो यू शुड नो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आप सब ये जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच and grammar, and now I want to tell you about direct and indirect speech again in speech and thought presentation. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है जब हम कह रहे होते हैं कि ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो ये हमारी क्या होगी, ये डायरेक्ट होगी जब हम किसी के वर्ड्स को डायरेक्टली कोट कर रहे होंगे। या फिर जब हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे तो हम कहेंगे ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में इंक्लूड होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे आप देख रही हैं कि इस वीडियो में आपको चार टाइप्स के कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। उनमें हमने जो है ना उसके फंक्शंस देखने, फीचर्स देखने कि कौन सी चीज़ कहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे यूज़ हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या है, कैरेक्टर्स डिस्कोर्स क्या होता है, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन नैरेटिव होता है। जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें क्या होता है, ओनली थर्ड पर्सन नैरेटिव डिस्कोर्स होता है, नरेटर होता है, और या फिर कैरेक्टर्स डिस्कोर्स इन थर्ड पर्सन नैरेटिव्स। अब हम इन्वर्टेड कमास हमारे पास जो है वो फर्स्ट पॉइंट है। डायरेक्ट स्पीच में जो है इन्वर्टेड कामास को हम यूज़ करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कामास यूज़ नहीं करते। जैसा कि ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि हम एक स्टेटमेंट को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, डायरेक्टली हम उसके वर्ड्स को कोट नहीं कर रहे हैं, तो हम इन्वर्टेड कामास इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पैराटैक्सिस और हाइपोटैक्सिस, कि पैराटैक्सिस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और हाइपोटैक्सिस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम सेकेंडरी क्लास जो है पैराटैक्टिकली लिंक्ड होती है प्राइमरी क्लास के साथ, जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी हमारे पास उसमें सेकेंडरी क्लास जो है हाइपोटैक्टिकली लिंक्ड होती है प्राइमरी क्लास के साथ। ओके, एंड नेक्स्ट we come to the third point, that is the use of pronouns. In direct speech, use of first person and second person pronouns to refer to personage existing in the discourse situation. जो डायरेक्ट स्पीच होगी हमारे पास उसमें हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे कि वो रेफ़र करें पर्सनेज को जो कि डिस्कोर्स सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है। वाइल जो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव्स, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज्ड बाय द नैरेटर रेफर टू हिमसेल्फ, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस नैरेटिव्स, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब क्या है, ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास इंक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, फोर्थ वन पॉइंट हमारे पास है टेंस का, कि जो टेंस होते हैं हम डायरेक्ट स्पीच में उन्हें कैसे यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे यूज़ करते हैं।
जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं सर्कमस्टांसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि किसी भी डिस्कोर्स सिचुएशन के साथ में एग्जिस्ट हो रही होती हैं। वाइल जबकि जो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट टेंस होगा, वर्ब्स होंगे उसके, वो हम चेंज कर देंगे पास्ट टेंस के। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में बी यूज्ड इफ द ओरिजिनल स्पीच इज इन द इमीडिएट पास्ट ऑफ द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। प्रेजेंट टेंस भी यूज हो सकता है जहां ओरिजिनल स्पीच जो है अगर इमीडिएट पास्ट ऑफ द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग यूज हो रही होगी। ओके। अदरवाइज वो जो प्रेजेंट टेंस होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ वन पॉइंट है वो क्या है, वो है टाइम एडवर्बियल्स। अब जो डायरेक्ट स्पीच होगी उसमें टाइम एडवर्बियल्स हम कैसे यूज़ करते हैं, व्हेन रेफरिंग टू इवेंट्स विच आर प्रॉक्सिमेट टू द एक्ट ऑफ स्पीकिंग। जब हम कोई इवेंट्स, किसी इवेंट्स को रेफर कर रहे होते हैं तो वो जो इवेंट होते हैं अगर वो प्रॉक्सिमेट हैं एक्ट ऑफ स्पीकिंग के, रेलिवेंट टाइम एडवर्बियल्स लाइक हम क्या यूज़ करेंगे, नाउ, टुडे, यस्टरडे मे बी यूज्ड। ओके। वाइल इनडायरेक्ट स्पीच टाइम adverbials mentioned in 5a are converted to then, on that day, the day before, the day after, etc. जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो है ना वो जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर रहे होते हैं, और जो इनडायरेक्ट होती है उसमें हम पास्ट में। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास टाइम एडवर्बियल्स डायरेक्ट स्पीच में हम नाउ टुडे का टाइम यूज़ करेंगे, जबकि इनडायरेक्ट में ऑन दैट डे, द डे बिफोर, द डे आफ्टर, एक्सेट्रा। ओके। पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारे पास, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स नियर आर रिमोट। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे कि वो नियर हैं या फिर रिमोट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। The near demonstratives this, these and here are used to refer to entities or situations existing during the speech event. अब जो near demonstratives this, these and here हैं वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, वो डायरेक्ट स्पीच में यूज़ हो रहे हैं, जबकि जो नियर डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएंगे रिमोट डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में, लाइक दैट, दोज, देयर। Okay, the near demonstratives continue to be used if the entities are situations existing during the original speech. जब कोई एंटिटीज़ या कोई सिचुएशन जो है ओरिजिनल स्पीच के दौरान एग्जिस्ट होगी तो वहाँ पे नियर डिमॉन्स्ट्रेटिव्स यूज़ हो सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके। नाउ वी कम टू द पॉइंट फीचर्स एनालाइज्ड इन स्पीच प्रेजेंटेशन। इसके कुछ फीचर्स हैं मेन जो कि हम अब देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच जिसका एब्रीविएशन है DS। फिर है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच IS, नैरेटिव रिपोर्ट ऑफ एक्शन NRA, नैरेटिव रिपोर्ट ऑफ स्पीच एक्ट्स NRSA, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच FIS, फ्री डायरेक्ट स्पीच FDS। तो इसी तरह से ये हम अभी फ़िलहाल स्पीच प्रेजेंटेशंस को डिस्कस करेंगे। When we discuss about thought presentation, then these features, direct speech is changed into direct thought and indirect speech is changed into indirect thought. And all these features are changed into thought presentation. Okay. अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो अदर वेज हैं रिप्रेजेंटिंग स्पीच के वो क्या हैं। इन एडिशन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द एनालिसिस ऑफ स्पीच प्रेजेंटेशन, जैसे कि नैरेटिव रिपोर्ट ऑफ एक्शन NRA, नैरेटिव रिपोर्ट ऑफ स्पीच एक्ट्स NRSA, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच और फ्री डायरेक्ट स्पीच है। अब NRA क्या है, नैरेटिव रिपोर्ट ऑफ एक्शन जो है वो यूज़ होता है किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। एक्शन से आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि एक्शन जो होते हैं वो फिज़िकल एक्शन होते हैं किसी भी करेक्टर्स के, एक्सक्लूडिंग देयर स्पीच। यहाँ पे हम उसकी स्पीच को नहीं बल्कि हम किसी करेक्टर के फिज़िकल एक्शन को देखते हैं।
ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए NRA यूज़ किया जाता है। जबकि NRSA क्या है, नैरेटिव रिपोर्ट ऑफ स्पीच एक्ट्स, ये क्या चीज़ रेफर करते हैं, refers either to the speech acts of characters excluding the content of their speech। ये speech acts को जो है रेफर करते हैं, जबकि जो उसका स्पीच का कंटेंट होगा वो उसे एक्सक्लूड कर देंगे। आर टू द स्पीच एक्ट्स ऑफ characters प्लस a vague or general description of what has been said using a circumstantial agent instead of a reported clause। तो इसमें हमने क्या देखना है कि कैरेक्टर्स की जो स्पीच एक्ट्स हैं उन्हें देखेंगे, ना कि हम उनके कंटेंट्स को देखेंगे। ओके, अब हमारे पास फ्री इनडायरेक्ट स्पीच और फ्री डायरेक्ट स्पीच जो है वो ऑपरेट करती हैं व्हेन द नरेटर हैज़ लेस कंट्रोल ओवर द स्पीच ऑफ द कैरेक्टर्स देन इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच। इन रिलेशन टू द डिग्री ऑफ कंट्रोल दैट द नरेटर हैज़ over the character's speech, it may be useful to view the concepts we have studied in terms of what has been described in as the narrator's line of interference। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ शो की गई है कि जो नैरेटर होगा हैज़ द मोस्ट कंट्रोल ओवर द नैरेटिव्स, या तो फिर उसका ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा नैरेटिव्स पे, या फिर उसका बहुत कम लीस्ट कंट्रोल होगा नैरेटिव्स पे। अब ये किन सिचुएशंस में हो सकता है, नैरेटिव रिपोर्ट ऑफ एक्शन पे हो सकता है, नैरेटिव रिपोर्ट ऑफ स्पीच एक्ट्स में होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, फ्री इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच एंड फ्री डायरेक्ट स्पीच में होगा। एंड इट मे हेल्प अस टू व्यू the concept of free indirect speech from a clearer perspective if we view it as a halfway house between indirect speech and direct speech। in other words, अब हम ये देखेंगे कि फ्री इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसके क्या फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो फ्री इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो उसमें इन्वर्टेड कामास हम यूज़ नहीं करते। ओके, जैसा कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास यूज़ नहीं करते। बट वन आर सम बट नॉट ऑल ऑफ दीज फीचर्स आर फाउंड इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, इसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। फ्री इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। नॉन कन्वर्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट टाइम एडवर्बियल्स के, टाइम एडवर्बियल्स की जो है ना वो नॉन कन्वर्शन भी हो सकती है। द यूज़ ऑफ द नियर इंस्टेड ऑफ द रिमोट डेमोस्ट्रेटिव, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि ओरिजिनल जो सिचुएशन जहाँ पे एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे जो है वो नियर डेमोस्ट्रेटिव्स यूज़ होंगे इसी तरह से। और इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेशंस होते हैं, इम्पेरेटिव्स होते हैं, इनकम्प्लीट क्लासेस, फ्रीक्वेंट ellipsis etc which distance the speech from the voice of the narrator and move it closer to the direct speech of the character। ठीक है, अब इनमें जो है ना ये सारे इसके फीचर्स बता दिए गए हैं। और ये क्रूशियल एलिमेंट क्या है, फ्री डायरेक्ट स्पीच विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम बोथ डायरेक्ट स्पीच एंड फ्री इनडायरेक्ट स्पीच इज यूजुअली द मिसिंग रिपोर्टिंग क्लास। इन फैक्ट डायरेक्ट स्पीच माइनस द रिपोर्टिंग क्लास। अब ये सारे इसके फीचर्स बता दिए गए हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है ना कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, और फिर इसके फीचर्स जब हम देखेंगे तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। वो प्रीवियस पैराग्राफ जो कि कन्वर्ट हुआ है हमने ये देखा है कि जो हमने फ्री इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने जो चीज़ें देखी हैं, जैसा कि टेंस देखा है, मूड देखा है, और ये सब चीज़ें जो देखी हैं उसके जो कुछ फीचर्स हैं वो फ्री इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ कॉमन आ रहे हैं। अब हम देखेंगे थॉट प्रेजेंटेशन को। थॉट प्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, शुड नॉट प्रेजेंट अस विथ एनी न्यू मेजर डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन विथ स्पीच प्रेजेंटेशन। जो थॉट प्रेजेंटेशन होगी उसे प्रेजेंट नहीं करना चाहिए हमें कि वो कोई मेजर डिफ़िकल्टी हो उसमें कंपैरिजन में स्पीच प्रेजेंटेशन में। एज थॉट प्रेजेंटेशन डज नॉट कन्फ्रंट अस विद ए कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ रूल्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई न्यू सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है इसमें कि वहाँ पे हमने जो उनके एब्रीविएशंस थे वो ये थे कि NRTS था वहाँ पे, तो यहाँ पे NRSA था, नैरेटिव रिपोर्ट ऑफ स्पीच एक्ट्स था, तो यहाँ पे NRTA हो गया, नैरेटिव रिपोर्ट ऑफ थॉट एक्ट्स। और वहाँ पे IS था, इनडायरेक्ट स्पीच था, तो यहाँ पे IT इनडायरेक्ट थॉट बन गया है। इसी तरह से वही सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है थॉट प्रेजेंटेशन का।
अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास पैराग्राफिंग का। तो पैराग्राफिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है in determining the speaker in direct speech or free direct speech, as each speaker is normally given an individual paragraph, कि हर जो स्पीकर होगा वो नॉर्मली एक इंडिविजुअल पैराग्राफ को देगा। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आल्सो पैराग्राफिंग में हेल्प अस टू डिटरमाइन द थिंकर इन थॉट प्रेजेंटेशन। जो पैराग्राफिंग होगी वो हमारी हेल्प करेगी इस चीज़ में कि हम जो थिंकर है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है थॉट प्रेजेंटेशन में, स्पेशली व्हेन वी आर सर्टेन दैट देयर आर इंस्टांसेस ऑफ फ्री डायरेक्ट थॉट और फ्री इनडायरेक्ट थॉट इन द टेक्स्ट बट नॉट आर नॉट श्योर हु द थिंकर इज़। हमें ये तो पता होता है कि जो टेक्स्ट जो हमारे सामने शो किया जा रहा है वो क्या सोच रहा है, उसने क्या सोच के लिखा है, हम इसका आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो थिंकर है वो कौन है। इसी तरह से इनका जो सिस्टमेटिक कनेक्शन है वो क्या है। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ कैन बी कंसिडर्ड एज द पैराग्राफ थीम इन द एनालिसिस ऑफ द एजेंसी ऑफ स्पीच एंड थॉट। जब हम स्पीच एंड थॉट को एनालाइज करेंगे तो उसमें हमें जो फर्स्ट सेंटेंस होगा पैराग्राफ का जिसे हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं, और ये क्या है, इससे हम पैराग्राफ थीम भी कहते हैं। अब इसका लिंक किस चीज़ के साथ है, गिवन इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे पास सेकंड पॉइंट है। गिवन इंफॉर्मेशन इन जनरल में बी इम्पॉर्टेंट। वी हैव इनकाउंटर्ड दिस नोशन इन सेक्शन 1 above, an indication of who says or who thinks found in an earlier sentence or clause। तो अब हमारे पास क्या चीज़ है कि हमने जो देखनी है, नीड नॉट बी रिपीटेड इन दिस सेंटेंस आर क्लासेस विच आर इमीडिएटली सब्सिक्वेंट टू द अर्लियर। जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसमें हमने ये देखना है कि कौन सा जो राइटर है वो इसमें क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है, उसके क्या आइडियाज़ हैं, और इसका एक सिस्टमेटिक कनेक्शन जो है वो किस चीज़ के साथ है, टेंस के साथ है। टेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए है कि वो हमें टाइम के बारे में बताता है। द एजेंट सेज आर थिंग्स रिलेटिव टू द प्रेजेंट ऑफ द नैरेटिव। जैसा कि हमने देखा कि जो डायरेक्ट स्पीच होगी उसमें जैसा कि प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है, या फिर जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसमें जो है पास्ट टेंस को यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से हम ये देख सकते हैं, इससे ये गैस कर सकते हैं कि पास्ट है टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस है जो कि नरेटर ने यूज़ किया है इन द एक्ट ऑफ नरेशन में। ओके, इसका सिस्टमेटिक कनेक्शन क्या है टेंस का, बेसिकली ये एक फीचर है मोड एंड मोडेलिटी का। मोड एंड मोडेलिटी से आप लोग फेमिलियर हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोड एंड मोडेलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। मोड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा कि इम्पेरेटिव हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया, और इस तरह से, और मोडेलिटी भी ये सब चीज़ें इंक्लूड करती है। As such, it may not only indicate time past, present or future, but also whether the class that makes use of the tense has or has not occurred within the fictional world of the narrative or the real world। अब फिक्शनल वर्ड क्या होती है, हमारे पास जो इमेजिनरी वर्ड होती है जिसमें हम इमेजिनेशन को देख रहे होते हैं, जबकि जो रियल वर्ड होती है वो इमेजिनरी नहीं होती। ओके, अब हमारे पास इसका लिंक किस चीज़ के साथ जा रहा है, मूड के साथ है। तो मूड क्या है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द थर्ड पर्सन नरेटर यूजेस द डिक्लेरेटिव मूड। जो थर्ड पर्सन नरेटर होता है वो डिक्लेरेटिव मूड को यूज़ करता है। इफ़ द इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव आर अदर or other declarative modes are used, one suspects, although this may not be invariably the case, that the speech or thought of a character or characters has intervened। अब मूड का जो सिस्टमेटिक कनेक्शन है वो किस चीज़ के साथ है कि वो पार्ट है मूड एंड मोडेलिटी का, और फिर हम उसमें अरेंजमेंट देखते हैं सब्जेक्ट की, उसके फाइनाइट एलिमेंट्स देखते हैं, उसका ग्रामेटिकल फीचर्स को देखते हैं मूड में, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज। ऑक्सिलियरीज क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। द मॉडल ऑक्सिलियरीज मे इंडिकेट दैट स्पीच और थॉट कुड और शुड हैव हैपेंड बट हैज़ नॉट एक्चुअली हैपेंड। फॉर एग्जांपल, ही कुड हैव सेड दैट ही वाज इनोसेंट। ओके, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कुड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी हम मॉडल ऑक्सिलियरीज को यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है एडवर्बियस का। एडवर्ब क्या होते हैं? जो कि वर्ब की क्वालिटी को शो करते हैं, वो हमारे पास एडवर्ब कहला जाते हैं। यहाँ पे एडवर्बियस क्या है? मे इंडिकेट दैट स्पीच और थॉट हैज एक्चुअली आर पॉसिबली नॉट अकर्ड। They almost said that the man was not responsible for the murder when the police shot him. Speech has not occurred. यहाँ पे speech जो है occur नहीं की गई। Or he possibly thought that he was the man. He might or might not have thought. यानी possibility को यहाँ पे verb और फिर adverbs इस तरह से यूज़ हो रहे हैं speech में। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास, और जो एडवर्बियस होते हैं वो भी मूड एंड मोडालिटी का एक फीचर होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्पीच एंड मेंटल वर्ब्स हैं, कि हमको जो हमारे पास स्पीच और मेंटल वर्ब्स हैं वो क्या हैं? यू मे हैव नोटिस दैट वर्ब दैट डिनोट स्पीच एंड थॉट मे सर्व द फंक्शन ऑफ लिंकिंग द क्लास विच कंटेन्स द वर्ब टू एन अदर क्लास। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि वर्ब जो है वो डिनोट करते हैं स्पीच को और फिर थॉट को। मे सर्व द फंक्शन ऑफ लिंकिंग द क्लास, जहाँ पे क्लास जो है ना इंटरलिंक्ड होती हैं, विच कंटेन्स द वर्ब टू एन अदर क्लास, जो कि वर्ब को कंटेन कर रही होती हैं एक दूसरी क्लास के साथ। यहाँ पे एक मेंटल एक्टिविटी भी है हमारी। दस द क्लास कंटेनिंग द वर्ब इंडिकेट्स द पर्सन हु स्पीक्स आर थिंग्स, कि जो क्लास होती है वो कंटेन कर रही होती है एक ऐसे वर्ब को जो कि इंडिकेट करता है पर्सन को कि कौन बोल रहा है या कौन सोच रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच हमारे पास क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है कि हम किसी के वर्ड्स को एज इट इज़ कोट कर रहे हैं। वाइल इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास क्या होगा कि हम कहेंगे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब हमने ये देखना है कि डायरेक्ट थॉट जो है हमारे पास वो क्या है। डायरेक्ट थॉट हमारे पास ये है, ही थॉट आई एम गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि हम जब स्पीच करेंगे तो हम डायरेक्ट स्पीच में हम सिंपल ही सेड, यानी हम स्पीच में वर्ड्स को इस तरह से बोल रहे होते हैं, जबकि हम जहाँ पे थॉट प्रेजेंटेशन की बात आएगी तो हम आइडियाज़ जब शेयर करेंगे तो हम उसी इंसान के बारे में कहेंगे दैट ही थॉट आई एम गोइंग टू द मार्केट। जबकि इनडायरेक्ट थॉट में क्या होगा? ही थॉट दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन थॉट प्रेजेंटेशन एंड बिटवीन स्पीच प्रेजेंटेशन। अब इनका सिस्टमेटिक कनेक्शन क्या है कि हमने देखा इनका माइनर सा डिफरेंस है, जैसा कि हमने हाइपोटेक्टिक और फिर पैराटेक्टिक में देखा। उसके बाद क्या है? क्लास रिलेशनशिप्स हैं। क्लास रिलेशनशिप्स जो होते हैं, जैसा कि हमने मेंटल और स्पीच वर्ड्स में देखा कि वो क्लासेस जो होती हैं उनका रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ। एंड द क्लास दैट इंक्लूड्स द पर्सन हु सेज आर थिंग्स इनिशिएट्स द क्लास दैट इंडिकेट्स द कंटेंट ऑफ द स्पीच और थॉट, कि वो एक ऐसी क्लास को इनिशिएट करेगी जो इंडिकेट करती है कंटेंट जिस स्पीच का या फिर थॉट का। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? ही डिक्लेयर्ड दैट द रेस वाज लॉस्ट, मेन क्लास सबऑर्डिनेट क्लास। ही सरमाइज्ड दैट द रेस वाज लॉस्ट, मेन क्लास सबऑर्डिनेट क्लास। अब यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में। अब प्राइमरी क्लास हमारे पास क्या है? ही डिक्लेयर्ड द रेस वाज लॉस्ट, जो कि सेकेंडरी क्लास है। अब ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब डायरेक्ट थॉट में हम ये देखेंगे ही सरमाइज्ड, प्राइमरी क्लास है इसमें। द रेस वाज लॉस्ट, इट मीन्स सेकेंडरी क्लास। अब ये भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जब ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ तो इट मीन्स जो क्लास होती हैं उनका रिलेशनशिप होता है प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस में। ओके, उसके बाद हम आते हैं क्लास पोजीशनिंग पे। In direct speech and thought, the positions of the reporter class and the report class are flexible। कि यहाँ पे क्या होता है? रिपोर्टर या फिर रिपोर्ट क्लास की जो पोजीशंस होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी
ईजी टू मूव होती हैं। ओके, द रिपोर्ट क्लास नीड नॉट नेसेसरली फॉलो द रिपोर्टर क्लास इंस्टेड ऑफ द क्लास अरेंजमेंट्स प्रेजेंटेड इन सेंटेंसेस 12 एंड 13 अबव। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा, ही डिक्लेयर द रेस वाज लास्ट या फिर ही सरमाइज द रेस वाज लास्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास किस तरह से इंटरलिंक थी। अब यहाँ पे क्या है, द रेस वाज लास्ट, ही डिक्लेयर्ड। अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल कर दी गई है। द रेस वॉज लास्ट, ही सरमाइज। यहाँ पे अब प्राइमरी क्लास को सेकेंडरी कर दिया है और वहाँ पे जो सेकेंडरी थी उससे यहाँ पे प्राइमरी क्लास कर दिया गया है। However, the arrangements in 14 and 15, if applied to indirect speech and thought, अगर यही चीज़ indirect speech और thought में अप्लाई की जाए, either not grammatically acceptable, ये क्या होगी, ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगी, जबकि हम इसके मीनिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो किस तरह से है और ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब फिर से उन्होंने यही चीज़ें बताई हुई हैं कि अगेन दैट द रेस वाज लास्ट। अब यहाँ पे उन्होंने एक एडिशन कर दी है, दैट द रेस वाज लास्ट, ही डिक्लेयर्ड, दैट द रेस वाज लास्ट, ही सरमाइज्ड। In direct speech and thought, it is even possible for the reporter class to be placed somewhere in the middle. अब यहाँ पे उन्होंने middle में place कर दिया है। I am going, he said, to the market. I am going, he thought, to the market. स्पीच प्रेजेंटेशन भी है यहाँ पे और थॉट प्रेजेंटेशन भी है, लेकिन यहाँ पे क्लास पोजीशनिंग क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ओके, अब पॉइंट 10 हमारे पास क्या है, क्लास पोजीशन एंड फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। ये सब चीज़ें इसमें कैसे इंक्लूड होती हैं। इट मे बी आर्ग्यूड दैट द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड थॉट कैन बी रिलेटेड। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी वो डिलीट की जा सकती है, सच एज द कंजंक्शन दैट इन द फॉलोइंग, ही डिक्लेयर्ड द रेस वाज लास्ट। जैसा कि जो दैट का वर्ड था यहाँ पे वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ही डिक्लेयर्ड द रेस वाज लास्ट, सिंपली ही सरमाइज द रेस वाज लास्ट। इसी तरह से यहाँ पे जो है ना फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स और फिर क्लास की पोजीशन को बताया गया है। ओके, पॉइंट 11 हमारे पास क्या है, द मिसिंग रिपोर्टर क्लास एंड फ्री डायरेक्ट डिस्कोर्स। वहाँ पे फ्री इनडायरेक्ट था और यहाँ पे फ्री डायरेक्ट डिस्कोर्स है। There are instances where the speaker class or the thinker class is missing. The race was lost. अब वहाँ पे क्या था, हमने पढ़ा ही declared that the race was lost या फिर ही surmised। अब यहाँ पे क्लास को, रिपोर्टर क्लास को यानी मिस कर दिया है और सिंपल फ्री डायरेक्ट डिस्कोर्स बता दिया गया है। The race was lost. The clue as to who is saying or thinking the above usually available earlier in the text where the sentence is found. अब यहाँ पे क्या है कि हमें इस चीज़ का पता नहीं है, इस चीज़ का क्लू नहीं दिया गया कि कौन इस चीज़ के बारे में सोच रहा है या फिर कौन कह रहा है। इसी तरह से यहाँ पे रिपोर्टर क्लास को मिस कर दिया गया है। पॉइंट 12 हमारे पास क्या है, स्पीच एंड थॉट प्रेजेंटेशन इन सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में कैसे है, वन क्वेश्चन दैट मे बोथ है सम ऑफ यू इन प्रैक्टिकली एनालिसिस। Although this may not be an apparent problem in theory, is whether indirect discourse is possible in a simple sentence. The answer, of course, is that grammatically speaking, it is possible only in a complex sentence. For example, the following is not IT but an RTA. Indirect thought but is not indirect thought but narrative report of thought acts. John thought about the man. The above is narrative report of thought acts instead of indirect thought, but not only because it is not clear what John's exact thought about the man was. अब यहाँ पे जो मेन कंटेंट था वो नहीं बताया गया, बस ये बताया गया जॉन थॉट अबाउट द मैन। ये नहीं बताया गया कि जॉन ने क्या सोचा है किसी इंसान के बारे में, उस आदमी के बारे में जिसके बारे में वो सोच रहा है, बस इतना बताया गया है कि वो सिर्फ उसने सोचा है। अबाउट द मैन इज़ अ फ्रेज एंड नॉट ए क्लास। और द अबाउट
preposition may also initiate a clause with a non-finite verb instead of a phrase, and this may create some problems for analysis. For example, he said about going to the market. इसी तरह से ये जो चीज़ें होती हैं कुछ इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसा कि ही आस्क्ड वाई, उनने एक एग्जांपल दी हुई है। इसी तरह से हम जो है किसी से कैसे क्वेश्चन करते हैं, फ्रेज़ को यूज़ करके या फिर क्लास को यूज़ करके, इस सब में ये चीज़ें बताई गई हुई हैं। अब जो लास्ट वन पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, ऑर्थोग्राफिक इंडिकेटर्स। ऑर्थोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एज यू मे नो मे बी क्वाइट क्रूशियल इन स्पीच एंड थॉट प्रेजेंटेशन। द डिलीशन ऑफ द कोटेशन मार्क्स इन डायरेक्ट स्पीच, फॉर एग्जाम्पल, immediately converts what is supposed to be direct speech to free direct speech. Sentence below is no longer direct speech but free direct speech. He said, I am going to the market. On the surface, the above may appear to display a problem of tense usage and is usually avoided in more orthograph English usage. अब यहाँ पे ऑर्थोग्राफ इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो इसी तरह से ये टॉपिक हमारा जो है वो एंड होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट फ्री डायरेक्ट स्पीच है या जो फ्री डायरेक्ट डिस्कोर्स है हमने उसे कैसे यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए